हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। ये GoTo 10.2 किलोवाट देख सकते हैं 3 फैन के साथ। ये आपका 3 फैन है। कूलिंग का कोई गर्मी में आपको हीटिंग का इशू नहीं आएगा। इसमें 3 पंखे दे रखे हैं कूल करने के लिए, जो कि BLDC फ़ैन है और वो टेम्परेचर के अनुसार ऑपरेट होते हैं। जैसा इनको हीट रहेगा उसी के अनुसार वो मूव करेंगे। कम हीट रहेगा, कम लोड रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। उससे ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक को सेंस करके, सेंसर लगा हुआ है इसमें, ऑटोमेटिक अपने आप को तेज़ कर लेगा। और ज़्यादा ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा तेज़ कर लेगा। तो इसमें 3 फैन है, तो गर्मी में आपको हीटिंग का कोई समस्या आने वाला नहीं है। और ये 10.2 ओरिजिनल है, GoTo का जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसमें मैं बता दूँ, ये देखिए JSY सीरीज का है, जेन्युइन है। ये कॉपी पेस्टेड नहीं है, ओरिजिनल JSY का है। और इसमें आपको प्रॉपर आप इसमें दे सकते हैं 5400। इससे पहले बता दूं, ये ड्यूअल MPPT है। देखिए ये जेन्युइनली कॉपी वाला नहीं है कि ऊपर से दिखा दिया हो जा करके नीचे में पैरेलल हो गया, ऊपर से 2 कनेक्ट कीजिए। इसे देखिए 2 स्ट्रिंग गया हुआ है, ड्यूअल MPPT है। और इसमें आप पैनल की जो मैं बात करूं तो इसमें आप पैनल लगा सकते हैं 5400 वाट एक MPPT पर। ड्यूअल है तो 5400 वाट आप लगा सकते हैं पैनल। और देखिए 44.3 एम्पियर का इसका आउटपुट करंट है मैक्सिमम। दूसरी चीज़ Vmax PV वोल्टेज 500 वोल्ट DC है, तो 500 वोल्ट के नीचे ही रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम होता है। Vmax मतलब मैक्सिमम 500 वोल्ट DC एक करंट आप दे सकते हैं सोलर से। और इसका देखिए PV इनपुट वोल्टेज रेंज में दिखा है 90 से 450 वोल्ट DC, मतलब इस रेंज में रखेंगे 90 से 450। यानी 2 पैनल भी अगर लगाते हैं तो एक पैनल का आजकल 51 वोल्ट का आता है 575 वाट का, तो आपका 2 पैनल से भी स्टार्ट हो जाएगा। दोनों 50 पे आप एक एक पैनल दे सकते हैं। लेकिन और मैक्सिमम में जो बात है, तो मैक्सिमम आप 500 तक जा सकते हैं, लेकिन लिमिट में आप रहिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 500 वोल्ट आपने एग्जैक्टली डाल दिया और गर्मी के टाइम में 502 वोल्ट हो गया तो हाई PV का एरर आ जाएगा। इसीलिए इसको लिमिट में रखिए। 500 वोल्ट DC है दिया हुआ, मैक्सिमम उतना सपोर्ट करेगा, तो आप रखें 90 से 450 वोल्ट के अंदर ही। 460 भी रहेगा, 470 भी रहेगा, मतलब कोशिश कीजिए 450 के अंदर रहे। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि आपको गर्मी के टाइम में हाई PV नहीं आएगा। ठंडा में तो आप चला लीजिएगा, गर्मी में आपको हाई PV आ जाएगा, तो ये आपका दिक्कत होगा। एक पर आप 5400 वाट आप एक स्ट्रिंग बना करके 5400 वाट का, 5400 वाट में मतलब कि आपका हमें लगता है कि सीरीज में आपका आ जाएगा। आप 9 पैनल डाल दीजिए, 9 पैनल का, एक में MPPT में, दूसरे में 9 पैनल का, तो ये कर सकते हैं। 160 एम्पियर इसका मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट है, जो कि लिथियम के लिए होता है। 160 एम्पियर दिया होता है, ये नहीं कि आप लीड एसिड बैटरी पर 160 मार दीजिएगा, बैटरी आपको बर्बाद करके छोड़ देगा वो। इसको आप सेटिंग से इसको आप कम कर सकते हैं। और बाकी वही ग्रिड का ये दिया हुआ है। इसका देख सकते हैं पावर फैक्टर क्या है, 0.99। और इसका टू लोड आउटपुट फैक्टर, अच्छा टू लोड आउटपुट फैक्टर का देखिए बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। जैसे 10,200 वाट है, 10.2 किलोवाट, कभी भी भूल के भी फुल मैक्सिमम लोड पर कभी भी नहीं चलाइएगा। गाड़ी में भी स्पीड दिया हुआ रहता है 160 180 मैक्सिमम, बाइक वगैरह में, तो क्या कोई चलाता है उतना पर? चलाएगा 1 घंटा में इंजन फूक जाएगा। इसे अगर 10,200 वाट दिया हुआ है तो आप इसको 25% तक ही इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। 7 किलोवाट चलाइए, मतलब जितना आप कम में रखेंगे उतना मतलब कहने का मतलब जितना कायदे में रहेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। कायदा यही है कि इससे कम रखें तो आपका बहुत ही अच्छा चलेगा, कोई इशू आपको नहीं आएगा, लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी रहेगा आपका। तो मैं बता रहा था कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये टू लोड आउटपुट है, ड्यूअल आउटपुट, जिसको स्मार्ट लोड भी कहा जाता है, वो क्या है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, मैक्सिमम सेकेंड लोड 3400 वाट। ठीक है, कहने का मतलब कि टोटल 10,200 वाट का यह सिस्टम 3400 वाट ड्यूअल आउटपुट पर है। इसका ड्यूअल आउटपुट ये वाला है, लास्ट वाला। देखिए सेकेंड आउट ये किया हुआ है। इसमें होता क्या है कि जो ड्यूअल आउटपुट है उससे आप 3400 वाट तक ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है,
वो क्या होता है कि सिस्टम को जैसे ही उसमें सेटिंग्स होता है इन्वर्टर के अंदर, आप जब सिस्टम चालू करेंगे या यूज़र मैनुअल पर भी देखेंगे तो सेटिंग को जा करना होता है ड्यूअल आउटपुट का। उसके बाद उसमें दूसरा ऑप्शन रहता है और ऑन करने के बाद जिसमें आपको वोल्टेज सेट करना रहता है कि कितना वोल्ट पर आपका बैटरी मतलब डीसी, जैसे समझो आप कि आपका सोलर चला गया और आपका यूटिलिटी भी नहीं है, सिर्फ आप बैटरी पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए तो बैटरी का वोल्टेज उसमें सेट करना रहता है कि कितना वोल्ट। तो जनरली जो भी आप वोल्ट सेट करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने 46 वोल्ट सेट किया वहाँ पर जा करके, तो उसका रोल यही है कि सपोज आपने रात में लगा करके आप एसी चालू कर करके आप सो गए, ठीक है, और गर्मी का टाइम है, एसी चालू किया हुआ है आपने, यूटिलिटी नहीं है, रात में सोलर तो होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि जैसे ही आपका बैटरी 46 वोल्ट पर पहुंचेगा, ऑटोमेटिक जो ड्यूअल आउटपुट वाला सिस्टम है वो आपको एसी वाले लोड को बंद कर देगा, मतलब कि जो एयर कंडीशनर चल रहा है उसे ऑफ कर देगा। वो भला क्यों और इसका क्या यूज़ है? तो उसका यूज़ ये है भाई साहब कि अगर आपका रात में आप चला करके एसी सो गए बड़े मज़े से कि चलो भाई कोई इशू नहीं है, रात में यूटिलिटी भी नहीं आया, और पता चला कि एसी आपका 3 घंटा 4 घंटा चला मेन लोड पर और फिर पूरा सिस्टम ही आपका ऑफ हो गया, सारा बैटरी तो आपका एसी खा गया, ना अब आपके घर में लाइट जलेगा ना फैन चलेगा, यानी कम्प्लीटली जो रहेगा ब्लैकआउट रहेगा। तो उसी से बचने के लिए ये ड्यूअल आउटपुट यानी स्मार्ट लोड सिस्टम है। इसमें क्या है कि आप अपना मेन लोड पर चलाइए और एक सेकंड लोड है उस पर जहाँ हैवी कनेक्ट होना है हैवी कनेक्ट कर दीजिए, हैवी लोड, ताकि आपका जैसे ही 46 वोल्ट पर बैटरी पहुँचे आपका हैवी लोड बंद हो जाए, लेकिन आपका नींद में खलल ना पहुँचे, आपके घर में ब्लैकआउट ना हो, आपका लाइट जलता रहे, पंखा चलता रहे, टीवी चलता रहे, वाईफाई चलता रहे। इसीलिए वो सिस्टम दिया हुआ रहता है ड्यूअल आउटपुट का। दूसरा कुछ क्वेश्चन था भाई लोगों का कि आप ये देख रहे होंगे इसमें इनपुट की जगह पर 1 2 3 दिया हुआ है, 3 इनपुट, और फिर आपका ये आउटपुट है और ये आपका ड्यूअल आउटपुट है। तो भाई इसमें 3 क्यों? तो यहाँ पर दिखाया हुआ है ए, देखिए मैं साइन शो कर रहा हूँ, ये देखिए इसका मतलब होता है अर्थिंग, ठीक है, ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल, ये है अर्थिंग। तो अब भाई लोग बोलते हैं कि अर्थिंग ठीक है, अर्थिंग समझ में आ गया और साइंस से कोई भी समझ आया कि अर्थिंग है, तो मैं अर्थिंग फिर यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या फिर यहाँ भी देना है? ये देखिए यहाँ भी अर्थिंग, ये स्क्रू खुलता है, स्क्रू को ढीला कर करके, और इसमें लक्स भी देता है साथ में, इसके साथ आपको मिलेगा इसका लक्स अर्थिंग के लिए, और MC4 कनेक्टर भी मिलेगा। APB को हटा करके अलग कर देना है। तो वो अर्थिंग यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, तो भाई कितना अर्थिंग चाहिए इसको? क्या दोनों में लगाना है या दोनों में पैरेलल कर दूँ? तो नहीं, आपको सिर्फ एक में ही कनेक्ट करना है, चाहे आप इसमें अर्थिंग दें या फिर फर्स्ट वाले में दें, क्योंकि दोनों जो रहता है अगर आप मल्टीमीटर से टेस्ट भी करेंगे, मैंने किया हुआ है, तो कंटिन्यूटी शो करेगा आपको इसमें भी और इसमें भी। तो आप बॉडी अर्थिंग दे देते हैं तो भी वेल एंड गुड है, यहाँ दे देते हैं तो भी वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है, एक ही जगह आप दे सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ ना दे करके फर्स्ट वाले में कनेक्ट ना करके अर्थिंग ये बॉडी में दे दें, ज़्यादा सेफ्टी के लिए सही है। वो रेजिस्टेंस हो जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सेफ रहेगा। तो ये था क्वेश्चन। और जहाँ तक बैटरी की बात है, तो बैटरी का आप देख रहे हैं इसमें ये नॉर्मल जो इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे पिला से लेकर के टाइट कर लिए, खोल दिए और पिला से ही टाइट कर दिए। नहीं भाई, इसका जो गोटी वाला आता है रिंच, जो ऐसे लंबा रहता है, जो साइकिल दुकान और बाइक दुकान पर रहता है ऐसे पकड़ करने वाला लंबा वाला, उसको टी रिंच कहा जाता है, उसके थ्रू इसको ओपन करना है, उसी के थ्रू टाइट करना है। इसको अगर लूज रखिएगा ज़बरदस्त स्पार्किंग होगा और आपका बोर्ड भी डैमेज कर सकता है। तो प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए लक्स लगा करके इसमें, और टी वाला जो आता है टी हैंडल शेप में रिंच, उससे आपको टाइट करना है ताकि लूजिंग कहीं भी ना रहे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि तार में कंजूसी ना करें, वायर जो भी आप लगाएं, हालांकि इन्वर्टर के साथ तो कोई वायर आता नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम जो होता है 25 mm स्क्वायर या स्क्वायर mm, जिसको आप जो आप बोलते हो अपनी भाषा में, 25 से 35 mm का वायर इसमें लगाएं। लीड एसिड बैटरी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार्जिंग ज़्यादा ना रखें, 20 एम्पियर रख सकते हैं,
मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो 30 रख सकते हैं जब आपको जल्दी चार्ज करना है और जल्दी डिस्चार्ज करना है, तो 20-30 ज़्यादा ना रखें। हाँ, आपका लिथियम बैटरी है तो उसमें आप बढ़ा कर लगा सकते हैं 50-60, वो भी अपना स्पेसिफिकेशन पढ़ लें, लिथियम बैटरी पर क्या दिया हुआ है, कितना चार्जिंग का दिया हुआ है, क्योंकि उससे ज़्यादा भी देंगे तो नुकसान है। और बहुत लोग का होता है क्या कि कोई लिथियम बैटरी जैसे ब्रांड है वो सपोर्ट नहीं करता है आपका BMS उसमें, तो आपका BMS जो लगा हुआ रहता है, आपने मान लिया आपने कनेक्ट कर दिया RS-45 लिथियम सेलेक्ट भी कर लिया, तो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं करने का रीज़न क्या होता है कि आपका जो BMS बैटरी में लगा हुआ है लिथियम बैटरी पैक में, वो भी कंपेटेबल होना चाहिए गोटो इन्वर्टर से। गोटो इन्वर्टर 2 BMS को सपोर्ट करती है जिसमें 2 सॉफ्टवेयर हो, पाइलोन और पेस, ये ध्यान रखिएगा। लिथियम बैटरी लेते टाइम चाहे कोई सा भी आपको, चाहे गोटो 10.2 हो, 6.2 हो, ये 10.2 किलोवाट मॉडल है, तो सारे में पेस और पाइलोन का BMS का अगर दिया हुआ सॉफ्टवेयर है आपको BMS के अंदर, तो आपको ये सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको बैटरी लेते टाइम। अगर लीड एसिड बैटरी है तो एक 100 एम्पियर का MCB डालेंगे पॉजिटिव वाले पर, या निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पर, डबल पोल वाला या फिर सिंगल पोल वाला पॉजिटिव पर डालेंगे, ताकि किसी ढंग का होता है, किसी ढंग का मिस हैपनिंग होता है आपके इन्वर्टर के साथ, तो MCB आपका ड्रॉप कर जाएगा। अगर MCB नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्ट आप वायर प्लस माइनस का बैटरी का लगा देंगे, तो इतना आप देख रहे हैं कितना हैवी होता है, और आपको 35 mm का तार रहेगा, तो न तार को कुछ होना है ना इसको कुछ होना है, लेकिन आपका मदरबोर्ड का जितना प्रिंट है वो सारा बर्न कर देगा और आग भी लग सकता है। तो इसीलिए MCB होता है क्या कि जैसे ही अंदर शॉर्ट सर्किट होगा आपका MCB ट्रिप कर जाएगा। तो सोलर में भी MCB डालें, बैटरी में भी डालें और AC में भी डालें। दूसरी चीज़ कि सोलर के लिए भी MCB बहुत लोग ले लेते हैं फ्यूज़ वाला, जिसमें फ्यूज़ रहता है और सोलर का कनेक्शन के लिए पॉइंट दिया हुआ रहता है, जंक्शन रहता है, लेकिन वो नहीं, MCB वाला ही DC-DB बॉक्स लगाएं। रीज़न कि जैसे क्या होता है कि आपका बैटरी कम्प्लीटली डाउन हो गया, सोलर भी नहीं है, सॉरी यूटिलिटी भी नहीं है, तो आपने क्या किया कि आपने जा करके जैसे बैटरी डाउन हुआ आपका सिस्टम रिबूट होने लगा बार बार, आपने जा करके यहाँ से, सॉरी इसमें इधर दिया हुआ है 10.2 किलोवाट में, यहाँ से आपने ऑफ़ कर दिया, रात में ऑफ़ करके सो गए कि अब चलो भाई अब तो कोई कहानी नहीं, अब सिस्टम मेरा बंद हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह होगा आपका और PV आएगा लगभग 5-5:30 बजे, आपका सोलर से जब वोल्टेज आता है, चाहे मिनिमम 90 वोल्ट नहीं है, चालू हो जाता है भाई साहब, बहुत कम वोल्टेज इसमें है, तो आपको 5-5:30 बजे 90 वोल्ट आ जाता है, भले उसमें वाटेज रहे या ना रहे। तो जनरेशन में 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ डिटेक्ट कर जाएगा आपका। फिर से सिस्टम में तो ताकत तो है नहीं सोलर में, पैनल में उतना मॉर्निंग में, वो सिस्टम को रिबूट करते रहेगा, बंद चालू, फैन चालू होगा, बंद होगा, DC आपने बंद कर रखा है, AC भी आपका नहीं है, फिर भी वो करेगा। तो उसी सिचुएशन से बचने के लिए जब आप कंप्लीट बंद करना हो, तो आपके पास अगर DC-DB बॉक्स आएगा तो उसका आप MCB से ऑफ कर देंगे। AC-DB में भी वही हाल है, सेम चीज़ जो मैंने बताया। अगर AC आएगा तो भी, AC में तो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि AC में इतना पावर होता है, फिर भी AC को भी आप बंद कर सकते हैं, DC-DB बॉक्स को सोलर का बंद कर सकते हैं MCB गिरा करके, और बैटरी को बंद कर सकते हैं। तो आपका सिस्टम सेफ जोन में रहेगा, आपका कम्प्लीटली वो रिजर्व में रहेगा। फिर आपकी मर्ज़ी जब आप चालू करें, जब आपका वोल्टेज आ जाए प्रॉपर और सोलर से या यूटिलिटी आ जाए, आप चालू कर लीजिए, बैटरी चार्ज करना हो चालू हो जाएगा। वरना बार बार रिले आपका छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, बंद चालू होते रहेगा, जिसकी वजह से आपका बोर्ड भी जल सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ 10.2 के लिए नहीं है, ये 6.2 किलोवाट पर भी लागू होता है, या कोई भी इन्वर्टर उस पर लागू होता है। ठीक है। और जो मैंने इससे पहले बताया आपको इन्वर्टर के बारे में कि बहुत ही बिग ब्रांड बहुत जल्द आने वाला है आप लोग के सामने, लेकिन ये भी रहेगा अपना गोटू तो रहेगा ही, इसका आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, गोटू अपना रहेगा ही। बहुत लोग होते हैं जो प्रीमियम चाहते हैं कि प्रीमियम हो, तो उससे प्रीमियम हमें नहीं लगता है कि इंडिया छोड़िए वर्ल्ड में होगा। जो प्रीमियम ब्रांड को मैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोग के बीच, जिनको जो परचेज करना हो वो खरीदें। और गोटू जो है भाई साहब, ये जो है एक मिडिल क्लास, एक अपने टाइप के लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, नो डाउट। कम पैसों में हाइब्रिड इन्वर्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ कर रहा है नेट मीटिंग के साथ, तो और क्या चाहिए। तो इस पर तो भाई ट्रस्ट है ही, ये अपना रहेगा ही, और इससे बहुत लोगों का फ़ायदा पहुंचा है, जो कि बेचारे इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस या हाइब्रिड सोच भी नहीं सकते थे। जैसे हम भी भाई मिडिल क्लास से आते हैं तो हम समझ सकते हैं, तो उन लोग को भी बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ, जो कि आज ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर का फ़ायदा उठा पा रहे हैं गोटू की वजह से ही। लेकिन उन लोगों को भी बहुत बहुत
मतलब समझना चाहिए वैसे लोग को भी जो इसके नाम पर नकली सेल कर रहे हैं, चाहे इंडिया में हो या चाइना में हो, या फिर इसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं और लोगों को, इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू सीधा कर रहे हैं अपना। तो वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।